नमस्कार, प्रणाम। मैं ददवंत तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दत्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलएम एंट्रेंस के एग्ज़ाम को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट की बात करी है, अलग अलग उन सवालों की बात की है जो पिछले साल के आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में आए थे, पेपर्स में आए थे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका हम लोगों ने बात की है जूरिस्प्रूडेंस की, कॉन्ट्रैक्ट की, लॉ ऑफ टॉर्ट की और एक आईपीसी की बात की। आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और जूरिस्प्रूडेंस की। आज के अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उन सवालों की जो आपके 2023 के पेपर में पूछे गए थे। प्रेसिडेंट को लेकर के सवाल पूछा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। अच्छा, सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम अलग हैं। कुछ स्थिति है हमारे प्रेसिडेंट की और अमेरिका के प्रेसिडेंट की, कुछ स्थिति कमोबेश एक जैसी है। लेकिन जहाँ री इलेक्शन की बात है तो वहाँ पर धारा 57 में, आर्टिकल 57 में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके री इलेक्शन को लेकर के क्या प्रावधान है, क्या वो एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, इसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया था। सवाल था कि ग्राउंड्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 5 ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 171 में। थोड़ा सा अंदर का सवाल है। आर्टिकल 171 में 5 ग्राउंड्स हैं कि कौन से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के। अच्छा, जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की बात की है तो आप प्रेसिडेंट के री इलेक्शन से नहीं, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन से चीज़ों को देखना शुरू करिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किन लोगों की आवश्यकता होती है, कौन लोग वोट देते हैं और कितने लोगों का उनको समर्थन आवश्यक होता है, कितने लोग उनके प्रस्तावक होते हैं, कितने लोग उसका अनुमोदन करते हैं, क्या विधान परिषद के जो लोग हैं वो भी प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, क्या राज्यसभा के जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित लोग हैं वो भी वोट देते हैं। सारी चीज़ें आप जो प्रेसिडेंट के, चूँकि इलेक्शन को लेकर के जो सवाल है तो एक आपको दिशा दिखा रहा है कि इलेक्शन को लेकर के सवाल आपसे उसके आसपास पूछे जा सकते हैं। वही यार, आप जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का नॉमिनेशन और उसका चुनाव वगैरह देख रहे हो तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों का भी चुनाव और वो सब देख करके आओ। बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 16 से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। और जब आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 15 क्लॉज 4 पे, 16 क्लॉज 4 पे, 15 क्लॉज 5 पे, 16 क्लॉज 5 पे मीन्स EWS से लेकर के सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन को हाल में लेकर के जितने भी बहस रही हो, जिस पर भी मुद्दा गरमाया हो, चाहे वो प्रमोशन रिजर्वेशन की बात हो, प्रोन्नति में आरक्षण जिसको कहते हैं उसकी बात हो, या किसी भी प्रकार से आरक्षण से संबंधित जो भी हाल के अगर कोई मुकदमे में, हाल के किसी बड़े मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने या माननीय उच्च न्यायालय ने, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश पारित किया है तो जरूर पढ़ करके आइएगा। सवाल है आर्टिकल 105 को लेकर के, 194 को लेकर के। आपने एक मैगजीन पढ़ी होगी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का, तो उसका जो ये आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 को लेकर के जो संबंधित है उसको आप पढ़ लीजिएगा। सवाल है कि केशवानंद भारती के मसले में, केशवानंद भारती श्रीपद गलवरू वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में 1973 में किन किन संविधान संशोधनों को चैलेंज किया गया, किन किन संविधान संशोधनों को उसका विरोध किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन थे? पहला तो 24वां, दूसरा 25वां और तीसरा 29वां। 3 संविधान संशोधन के विषय में सवाल था कि गवर्नमेंट की जो टॉर्सियस लायबिलिटी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 299, 300, 301, 302 इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपको सही टिक करना है आर्टिकल 300 पर। सवाल था कि जो डॉक्ट्राइन है टेरिटोरियल नेक्सस का, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अच्छा, जब टेरिटोरियल नेक्सस की हम बात कर रहे हैं, चूँकि आर्टिकल 245 की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी देख करके आए, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी देख करके आए, डॉक्ट्राइन ऑफ फेबर भी देख करके आए, और ऐसे जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की बात हम लोग पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो जितने भी इस प्रकार के डॉक्ट्राइन ऑफ 311 में है प्रसाद पर, उसको जिसमें क्या बोलते हैं, 311 वाला भी देख लीजिएगा। तो जो भी ऐसे डॉक्ट्राइन्स हैं, जो भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे आप देख करके आइए, क्योंकि ये एक नियत रही है पेपर की कि कुछ ना कुछ ऐसे 1-2 प्रिंसिपल और जो क्या बोलते हैं सिद्धांत, डॉक्ट्राइन की बात है वो पूछी जाती रही है। नॉन ऑब्स्टेबल क्लॉज को लेकर के सवाल पूछा गया, आर्टिकल 246। सवाल था कि रेफरेंस है वो किस आर्टिकल में किया जाता है?
143 में जो रेफरेंस है उसमें कितने जजों की बेंच मिनिमम होनी चाहिए वो देख लीजिएगा। 43B को लेकर के सवाल आया था कि 43B जो है आर्टिकल 43B उसको जोड़ा कब गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो सही जवाब था वो था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से धारा 43B आर्टिकल 43B अनुच्छेद 43B भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कॉटन इंडस्ट्रीज को लेकर के सवाल है कि प्रोविजन एज टू कॉटन इंडस्ट्रीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप पाते हैं, और प्रोविजन जो इसका है वो आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 35, आर्टिकल 15, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 35 से तीनों से जोड़ करके कोई कंबाइंड क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन बिल्कुल लिखा नहीं हुआ है स्पष्ट, ये बताया गया है मुझे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 35 को मिला करके एक सवाल पूछा गया था। आप तीनों को देखिएगा कि तीनों आपस में किस प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, जुड़ते हैं। सवाल था कि 4 स्टेट्स एज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 में जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शेड्यूल 6 है क्या, और जब शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं तो जितनी भी शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, अगर हाल में कोई चर्चा में रही है पिछले साल में, साल 1.5 साल में, 2 साल में, उसको भी देखिएगा किस शेड्यूल में क्या है उसको भी देख लीजिएगा। भाषा को लेकर के अक्सर सवाल रहता है कि कौन सी किस अनुसूची में भाषा है, किस अनुसूची में ओथ वगैरह है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शेड्यूल 6 में है, और जो चारों स्टेट हैं। 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स का जो प्रावधान है, 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन से लाया गया था। सही जवाब था एडेड बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7वें संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई थी एक से अधिक राज्य में एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद मुरली देवड़ा का जो केस है, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात करी है कि मुरली एस देवड़ा का जो केस है, उस केस में मुख्य बात जो निकल करके आई थी, क्या आई थी, एक आपको फंडामेंटल राइट है कि स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है कहीं पर पब्लिक प्लेस पर। आपका राइट है कि आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा पब्लिक प्लेस पर, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। आर्टिकल 21A ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ DPSP, जो आर्टिकल 21A है, पहली चीज़ तो क्या है वो भी देख लीजिएगा। DPSP के किस आर्टिकल से वो चीज़ निकल करके आती है, सही जवाब है आर्टिकल 45। अदर करके एक सवाल लिखा हुआ है कि लोया जिरगा, अगर एक गलत नहीं लिखा हुआ है तो लोया जिरगा को लेकर के सवाल है। इसमें लिखा है ग्राउंड काउंसिल इन अफगानिस्तान, उसको गूगल करके देख लीजिएगा। ग्राउंड काउंसिल इन अफगानिस्तान का मतलब क्या है, अफगानिस्तान की किसी संसदीय व्यवस्था को लेकर के सवाल है क्या। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के आपके करीब 16 सवाल। अभी तक हमने जो बात करी है उसमें जिन भी विषयों के सवाल बताए उसमें या तो 14 सवाल थे या तो मैक्सिमम 10-11 सवाल थे। सबसे अधिक सवाल ही मुझे लगता है 16 सवाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आपको आज मिले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहला जो सवाल है वो उसमें लिखा हुआ है अलबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन डिसाइडेड इन। अलबामा क्लेम जो आर्बिट्रेशन है वो कब डिसाइड किया गया, सब। और आपका जो सही जवाब है 1872, जिस समय हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह आ रहा था। सवाल था डी ज़्यूरे बेली एक्ट पेसिस बुक किसकी है ये। संविधान जो इंटरनेशनल लॉ के बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं और कुछ लोग फादर भी मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, बड़ी तादाद के लोग मानते हैं। ह्यूगो ग्रोसियस की बुक का नाम है। जिस समय आप ह्यूगो ग्रोसियस का नाम पढ़ रहे हैं, उनकी बुक का नाम पढ़ रहे हैं, उस समय आप प्रयास करिए कम से कम 5-7 लोगों के जो इंटरनेशनल लॉ के जाने माने विद्वान जानकार हैं, ओपेनहाइम की बुक्स को देख लीजिएगा और स्वार्जनबर्गर की बुक को देख लीजिएगा। इन लोगों की बुक्स देख लीजिएगा कि इनकी जो सबसे चर्चा में जो किताबें रहीं वो क्या रही हैं और किस वजह से रहीं। टेरा नलिस इसका मतलब क्या है। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ में छोटे छोटे वो भी हैं टर्म, लैटिन टर्म भी हैं, मैगजिम भी हैं। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा है जहाँ पे आप ट्रीटी पढ़ते हो, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं उसको भी देख लीजिएगा। टेरा नलिस का मतलब टेरिटरी विदाउट अ मास्टर। सवाल है कि पोर्टिस ऑफ एसएस लोटस केस, पार्टिस ऑफ एसएस लोटस केस आप सब लोग पढ़े हैं, किसके मध्य, 2 देशों के मध्य हुआ। सवाल सही जवाब था फ्रांस वर्सेस टर्की, फ्रांस और टर्की के बीच में हुआ था। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को लेकर के हम लोगों ने पहले ही बात करी है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। आप भी देखिए कि अभी हाल के साल में कुछ ऐसा बड़ा दिवस जो किसी को समर्पित रहा हो, किसी के लिए मनाया गया हो, उसको देख करके आइएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945। व्हेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई, जो सही जवाब था 2002। इलेक्शन ऑफ ECOSOC, इसमें
1/3 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर। पहले तो उसके इलेक्शन को आप देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है क्या हमारे राज्यसभा के सदस्यों की तरह होती है। उसके बाद सवाल था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस का नंबर जो है वो कितना है, तो उसमें जो सही जवाब था वो था 15। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक वहाँ कौन था, या भारत का प्रतिनिधि वहाँ पर कौन है, या प्रथम कोई महिला अगर वहाँ पर निर्वाचित हुई थी हमारे यहाँ की, तो उनका भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। सवाल था कि पार्टीज ऑफ नॉर्थ कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस, नॉर्थ कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस में कौन से 2 देश जो थे शामिल थे, 2 क्या 3 देश, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड। उसके बाद मनीला अकॉर्ड को लेकर के सवाल था कि मनीला अकॉर्ड जो है वो किससे संबंधित है, मनीला अकॉर्ड को लेकर के सवाल आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक केस था द अरेटेजाजू मेंडी केस रिलेटेड टू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पर मेरा उच्चारण हो सकता है गलत हो, लेकिन आप देख लीजिएगा कि रिकॉग्निशन पर जो केस है, स्टेट के सक्सेशन पर जो केस है, स्टेट की टेरिटरी को के जो एक्विजिशन का जो केस है, वो सब क्या क्या है उसको आप थोड़ा सा देख करके आइएगा। और जस्ट कॉजेंस का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जीनोसाइड है, पायरेसी है, स्लेवरी है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे। करीब 13 सवाल है, करीब क्या 13 सवाल। तो ये आपके 16 कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल, 13, 16, 3, 19, 10, 29, करीब 30 सवाल आपके इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको खूब कायदे से रिवाइज करिए। और मैं बार बार कहता आया हूँ कि आपको इन सवालों से केवल एक चीज़ ये मदद मिलनी है कि आप इनके जैसे ही दोबारा सवाल आएंगे इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट अगर पढ़ करके जा रहे हैं तो हो सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है इस बार आपसे पूछ ली जाए। तो जो भी आप सुन पा रहे हैं प्रयास करिए कि आप उसके अगल बगल, उसके दाएं बाएं, उसके आसपास कुछ ऐसे सवालों को करिए कि इस बार वैसे सवालों के आने की उम्मीद है। आपने जैसे राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा, राष्ट्रपति की शक्तियों का पढ़ा, रीइलेक्शन को लेकर के पढ़ा, तो वहाँ पर हो सकता है आपसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति पूछ ली जाए, या राष्ट्रपति की अध्यादेश लाने की शक्ति पूछ ली जाए, गवर्नर की अध्यादेश लाने की शक्ति पूछ ली जाए। तो सवाल जो आप सुन पा रहे हैं प्रयास करिए कि उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास के कुछ और सवालों को, MCQs को, किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो, मैं अब नहीं कहूँगा कि 10 दिन पहले आप नई किताब ले लीजिए, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो PCSJ के प्री के पेपर को लेकर के आपने कोई सवाल किताब खरीदी थी, या आप क्लैट की तैयारी के दौरान आपने किताब खरीदी थी, बस थोड़ा सा पैटर्न, जो विश्वविद्यालय का पैटर्न, उसको फॉलो करके आइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जो अन्य सवाल हैं उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव, शिकायत, समीक्षा, कुछ भी जो भी लिखना हो बेशक लिखिए, ताकि उसको वीडियो में जोड़ा जाए, अगले वीडियो में, और आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए। धन्यवाद, प्रणाम।